अगर आपका बच्चा हाइपर है, उसमें रेस्टलेसनेस है, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता, सिटिंग इंटॉलरेंस है, एक चीज़ पे फोकस नहीं करता, इनअटेंटिव है, हर एक कुछ समय पे इधर उधर दौड़ते भागते, इधर उधर चिल्लाते आवाज़ निकालते रहता है, इम्पल्सिव है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चे में हैं तो या तो ऑटिस्टिक होगा या ADHD का केस होगा। इतना तो आप भी जानते हैं, इसमें कुछ हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या है कि इस कंडीशन को मैनेज कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें हम डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम सारे वीडियो में कहते भी नहीं हैं, लेकिन लगता है कि जिसमें आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि पूरा देखना चाहिए सही तरीके से, तो उसमें ज़रूर कहते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर आप काफ़ी हद तक घर पे ही अपने बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। ये जितनी भी बातें हमने बताई, जो भी सिम्टम्स हमने बताए कि वो बेचैन सा क्यों रहता है, वो भागता दौड़ता क्यों रहता है, वो बार बार आवाज़ निकालता रहता है, कई बार बच्चे अपने अपने ऐसे इस पे मारना, कभी इस पे मारना, ऐसा भी करते रहता है बच्चा। तो ये सब चीज़ें आप कभी सोचे कि क्यों करते रहता है? मैक्सिमम बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज कहीं ओवर सेंसिटिविटी है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कहीं अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो इश्यूज हैं ना, सेंसरी इश्यूज, इनकी वजह से वो क्या होता है कि बीच बीच में उसका कुछ जो सेंसरी इशू एग्रेवेट होते रहता है, ट्रिगर होते रहता है, उसको सेंसरी नीड्स होती हैं, तो उनको ग्रैब करने के लिए सेंसरी क्रेविंग होती है, इसलिए उन सारी चीज़ों को बार बार वो ग्रैब करने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहता है। जैसे कई बारी बच्चों को देखेंगे कि बैठे बैठे है, अचानक से आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, आवाज़ निकालना, और आवाज़ निकाल रहा है साथ में कान भी बंद कर रहा है। मतलब वो एक तरह से वर्बल स्टिमिंग का ये हो गया, और कान बंद कर रहा है मतलब कि उसको ऑडिटरी स्टिमिंग भी है, तो अपना कान खुद ही ढक लेगा, कान बंद करके अपना आवाज़ निकालते रहेगा कि उसके कान में आवाज़ ना जाए, उसको डिस्टर्बेंस ना हो। वो अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को वो उस सिचुएशन से जोड़ने के लिए, उसमें कंफर्टेबल ये करने के लिए वो ऐसा करता है, लेकिन वो उससे और परेशान होते जा रहा है। बराबर है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और यही सेंसरी इश्यूज को लंबे समय तक अगर हम नहीं समझ पाए, उसको सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाए, तो फिर यही सेंसरी इश्यूज धीरे धीरे परसिस्ट करते जाते हैं। जैसे कि पेन का परसिस्टेंस नेचर हमने बताया था कि आप बचपन में मान लिया कहीं पेड़ से गिरे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, गाँव में लोग क्या करते हैं कि लहसुन पका के और वो तेल से मालिश कर देंगे, कुछ पेन किलर ऑयल वगैरह कुछ ये कर देंगे, कुछ लोग किसी अलग जानवर की चर्बी से तेल बना हुआ वो लेके लगा देंगे, जिसको जैसे मान्यता, वो करके वो ऊपर से क्या करेंगे कि उस दर्द को दबा देंगे। लेकिन वो बाद में 10-15 साल 20 साल बाद जब वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा, नमी वाला मौसम आएगा, तब वो दर्द उठेगा। तो मतलब ये है कि वो जड़ से गया नहीं है, वो पेन दब गया, परसिस्ट कर गया, और बाद में भयंकर रूप में आ रहा है। इसी तरह से सेंसरी इश्यूज को लंबे टाइम तक आप समझ नहीं पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, तो बाद में वही परसिस्ट कर गया, और वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा कि ये जानबूझ के कर रहा कि अपने आप से आ रहा। ये जानबूझ के कर रहा मतलब कि बिहेवियरल इशू है, अपने आप से कुछ चीज़ें एग्रीवेट हो रही हैं मतलब कि सेंसरी इशू है। लेकिन कन्फ्यूजन आपको हो रहा है कि ये सेंसरी इशू बिहेवियरल इशू, सेंसरी इशू बिहेवियरल, ये ही है कि वो परसिस्टेड, जो परसिस्ट कर गया वो सारा सेंसरी इशू, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो धीरे धीरे वो बिहेवियरल इशू में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम कहते हैं कि मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और सेंसरी इशू दोनों अलग अलग चीज़ है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक पूरा मतलब कि बड़ा सा ये है, एक उसके अंदर में ये सेंसरी इशू जाते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस ही है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उसमें सेंसरी इशू भी आ गया,
इसी तरह से क्या होता है कि बातों को प्रोसेस नहीं करना, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। लेकिन सेंसरी इशू एक छोटा सा इसका पार्ट है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब होता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिफिकल्टी। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है कि इन्वायरमेंट से जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से हम ले रहे हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन क्या है हमारा, आँख है, नाक है, कान है, अजीब है, इससे जो भी हम इन्वायरमेंट से ये कर रहे हैं उसका सेंस हमको फील हो, सेंसरी, वो सेंसरी स्टिमुलस के तौर पे ब्रेन में जाए, स्पेसिफिक एरिया में जाए, वहाँ से प्रोसेस होके मोटर रिस्पॉन्स आए। आपको सब्जी बना रहे हैं, अगर अब आपको कई दिन बाद बना रहे हैं तो आपको डाउट हो कि नमक हमने सही डाला है कि नहीं, आप लेके चेक करते हैं ना, चाट के चेक करेंगे तो वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ नमक तो सही है, जो आप खाते हैं वो उसके हिसाब से होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के घर गए और सब्जी उसने बनाया, आपको दिया, इतना नमक ज़्यादा है उसमें कि आप खा नहीं पाएंगे, और आप कहेंगे तो बोलेगा कि नहीं हमको तो नहीं लग रहा, मतलब कि उन लोग की आदत ही उतनी है। तो ये जो सेंस है वो उनके हिसाब से है, लेकिन आपका उससे कम का था, तुरंत आपको बताया। कई दिन से बंद घर में आप घुसते हैं, उसके बाद खोलेंगे, अजीब सी महक आपको आएगी, या कुछ चूहा वगैरह मरा हुआ अजीब सा, ये कैसे हो रहा है? ये सेंसरी स्टिमुलस जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है, तुरंत डिटेक्ट करके बता रहा है कि कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन, आपके बच्चे में यही डिले हो रहा है तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अब इसके लिए आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलानी चाहिए, करनी चाहिए। आपको समझ नहीं आया, पता नहीं हुआ, किसी ने बताया नहीं, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सारे अप्रोचेज अप्लाई कर दिए बुफे सिस्टम की तरह, ये सारी चीज़ें हो गई, मान लिया, तो मेन जो इशू था उस पर काम नहीं किया गया, बच्चे को स्थिर नहीं किया गया, कंसंट्रेशन नहीं है, सिटिंग नहीं डेवलप हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो उसमें आएंगी ही आएंगी। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्रॉब्लम। अब स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देख लें। ज़्यादा लंबा इसका हम आपको मैनेजमेंट नहीं बताएंगे, सिर्फ 2 स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अगर ये इशू है तो बच्चे को कैसे आराम से आप खुद से जितना हद तक हो सके मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच हमारा होगा सेंसरी स्टिमुलेशन। अब इसको समझ लेते हैं कि सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होता है। जैसे टच से रिलेटेड जितने भी स्टिमुलस आप देते हैं बच्चे को, चाहे आप उसको सैंड हाथ में पकड़ाएं, स्टोन हाथ में पकड़ाएं, घास पे हाथ उसका चलाएं, उसको नंगे पैर घास पे चलाएं, मिट्टी, गीली मिट्टी पे चलाएं, बालू पे चलाएं। इसके अलावा अलग अलग टेक्सचर के मैट हैं, अलग अलग टेक्सचर के कपड़े हैं, आप किसी तरह का अलग अलग टेक्सचर का, जैसे सिलिकॉन ब्रश कोई चलाता है, कोई कपड़ा धोने वाला ब्रश चलाता है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, इसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन बोलते हैं, ये भी सेंसरी स्टिमुलेशन है। अब आते हैं ऑडिटरी स्टिमुलेशन में। डिफरेंट तरह का साउंड सुनाएं, ईयरफोन वगैरह में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के गाने सुनाएं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनाएं, वो हेडफोन डाल के। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे मेटल के बर्तन होते हैं उनको बजा के और उसकी आवाज़ सुनाएं। पूजा वाली जो घंटी होती है उसको बजा के बच्चे के कान के पास सुनाएं। ट्यूनिंग फॉक आता है, ट्यूनिंग फॉक आप लेंगे तो उसको क्या करेंगे कि एक तरह का उसमें झंझनाहट सी होती है, ऐसे ये करेंगे, कान के पास लेके जाएंगे, काफ़ी देर तक वो आवाज़ करेगा। ऑडिटरी इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये सब हो गया हमारा ऑडिटरी स्टिमुलेशन। अब आते हैं हम विजुअल स्टिमुलेशन के। तो विजुअल स्टिमुलेशन के लिए क्या करेंगे कि आप बच्चे को डिफरेंट तरह की लाइट्स डार्क रूम में लेके डिफरेंट तरह की लाइट्स दिखाएंगे। लेजर बीम जो होता है वो बच्चे को दिखाएंगे। इसके अलावा अंधेरा करके कैंडल जला के वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें विजुअल स्टिमुलेशन का पार्ट है हमारा। उसके अलावा कुछ आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये सारा हमारा विजुअल स्टिमुलेशन का पार्ट है। तो ये हो गया विजुअल स्टिमुलेशन, ये भी सेंसरी स्टिमुलेशन में आता है। वेस्टिबुलर बोर्ड से के अलावा वेस्टिबुलर वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ कराते हैं ये भी एक तरह का सेंसरी स्टिमुलेशन है। इसके बाद से आप क्या करते हैं कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन, ऑल्फैक्टरी इशूज जो हैं तो उसके लिए ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा होता है सेंसरी स्टिमुलेशन। अब बच्चे में जिस तरह के इशूज होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वो
स्टिमुलेशन होगा। जैसे वर्बल स्टिमिंग है तो उसके लिए ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह किया जाएगा। विजुअल स्टिमिंग है तो विजुअल स्टिमुलेशन, साथ में ब्लाइंड फोल्ड वगैरह किया जाएगा। ऑडिटरी स्टिमिंग है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन, अलग अलग तरह की साउंड सुनाई जाएगी, उसको ये करी जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा और फिर उसी तरह से आप अपने बच्चे में अप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हर बच्चा अपने आप में स्पेसिफिक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सही से पहले उसका असेसमेंट, डायग्नोसिस होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, तब जाके उसका सही से मैनेजमेंट होगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। जैसे हमने कहा कि दो अप्रोच हम बताएंगे और इसमें ही काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। तो दूसरा अप्रोच हमारा होता है डीप टिश्यू कंप्रेशन। अब डीप टिश्यू कंप्रेशन में क्या करते हैं, डीप टिश्यू कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इससे आपको समझना चाहिए कि इससे स्थिरता आएगी बच्चे में। जितना अगर आपको हेडेक हो रहा है, आप सिर को दबाना शुरू करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, ये भी डीप टिश्यू कंप्रेशन है। आप बच्चा हैंड फ्लैपिंग ज़्यादा करता है, नोचता खसोटता ज़्यादा है, इधर उधर हाथ हिलाते रहता है, ऐसा ऐसा करते रहता है, आप उसका नेल कंप्रेशन करते जाएंगे, ये नेल कंप्रेशन करेंगे, इससे स्थिरता आएगी। धीरे 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 क्या होगा कि उसकी हैंड फ्लैपिंग में कमी आएगी। ये सारी चीज़ें सेंसरी नीड्स के लिए बच्चा करता है, तो सेंसरी नीड्स को फुलफिल करेंगे, वो स्थिर हो जाएगा। इसके बाद से जैसा नेल कंप्रेशन बताया, हेड कंप्रेशन बताया, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फेस में कुछ लग गया तो तुरंत उसको पूछेंगे, तुरंत ये करें, मतलब कि टेक्टाइल ओवर सेंसिटिविटी वाला ये है, तो उसके लिए फेस में भी आप अलग तरह के स्टिमुलेशन करेंगे। इसके अलावा ओरोमोटर इश्यूज हैं, ओरोमोटर डेफिसिट है, फेस कंप्रेशन करेंगे, इससे भी बच्चे में स्थिरता आएगी, सेंसिटिविटी कम होगी। तो हेड कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन, नेल कंप्रेशन, मुट्ठी बंद करके दबाना, फिर ये सब लेके ये लिम्स को, ये सब को ये दबाते हुए जाना, ये सब को प्रेस करना, ये सारा कुछ हो गया। फिर पूरे बॉडी को ये करना, फिर बेडशीट में लपेट के, जो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज में, क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, बस देखा देखी सब करवा रहा है। बेडशीट में आप जब लपेटते हैं तो असल में बेडशीट में नहीं, उसके लिए सेंसरी मैट आता है, उसमें लपेटा जाता है, लेकिन फिर भी बेडशीट में आप लपेट रहे हैं, टाइट उसको लपेट के जिम बॉल से आप कंप्रेशन देते हैं बच्चे को, तो जिम बॉल से कंप्रेशन देते हैं तो वो भी बच्चे को काम डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ आता है हमारा डीप टिश्यू कंप्रेशन में। तो अब आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिक एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। जब ये करेंगे तो बच्चे में स्थिरता आती है और आपका बच्चा इम्प्रूव होना शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि हर एक बच्चे का सही से डायग्नोसिस, उसका असेसमेंट और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी पहले महीने से। आप अपने बच्चे के लिए ऑनेस्ट बनिए, किसी डॉक्टर थेरेपिस्ट के प्रॉपर गाइडेंस में बच्चे के लिए थेरेपी कीजिए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर यहाँ दिया रहता है, मैनेजमेंट का नंबर है। आप कॉल अगर करते हैं, कॉल रिसीव अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया कीजिए, आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा जब उनको समय मिलेगा। खाली समय में वो आपको फ़ोन भी ज़रूर करते हैं, कॉल बैक करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ कॉल के भरोसे रह जाते हैं और फिर रिसीव नहीं हुआ फिर वो छोड़ देते हैं, फिर इधर उधर भटकते हैं, फिर 6 महीने बाद यहीं आते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आपको अगर कॉल से बात नहीं हो पा रही है, मैसेज कर लें, अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे का डायग्नोसिस असेसमेंट करा के, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। तो अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।